मेरा नाम तानिया है। शादी से पहले मैं एक बहुत गरीब परिवार में रहती थी। हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। मेरे माता पिता को मेरी शादी की बहुत जल्दी थी, जैसे हर माता पिता को होती है। मैं भी अपनी शादी को लेकर काफी उत्साहित थी, लेकिन बात नहीं बन पा रही थी। फिर एक दिन मेरे लिए एक रिश्ता आया। यह रिश्ता एक दूर के गांव से था। मैं वहां शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं खुद भी गांव में पली बड़ी थी और वहां के माहौल से ऊब चुकी थी। मेरी चाहत थी कि मेरी शादी किसी पढ़े लिखे शहर में रहने वाले लड़के से हो, लेकिन शायद मेरे नसीब में गांव ही लिखा था। मेरे माता पिता को वह परिवार अच्छा लगा। उनका कहना था कि लड़के वाले बहुत अच्छे लोग हैं, उनका दूध और घी का व्यवसाय है और वे काफी संपन्न हैं। आखिरकार मेरी शादी तय हो गई। जब मैं ससुराल पहुंची तो मैंने देखा कि घर में दुकान भी है, जहां भैंस का दूध, दही, पनीर और घी बिकता था। घर के माहौल में मैंने खुद को धीरे धीरे ढाल लिया। मेरे पति आनंद बहुत अच्छे थे और मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मेरे ससुर सीधे सादे इंसान थे और मेरे किसी भी काम में दखल नहीं देते थे। लेकिन मेरी सास का स्वभाव थोड़ा अलग था। शादी के दूसरे दिन सुबह सुबह मेरी सास मेरे कमरे में आई और मुझसे कुछ सवाल पूछने लगी। उनका कहना था कि हमारे गांव में यह रिवाज है कि नई दुल्हन से उसकी पवित्रता को लेकर सवाल किए जाते हैं। मुझे यह सुनकर बहुत अजीब लगा और गुस्सा भी आया। मैंने तुरंत अपने पति से इस बारे में शिकायत की। मेरे पति ने समझाया कि यह सिर्फ एक परंपरा है और इसका कोई गहरा मतलब नहीं है। फिर भी मुझे यह परंपरा बेवकूफ़ी भरी लगी। हालांकि मेरे ससुराल वालों ने मेरी तारीफ की और कहा कि मैं बहुत सुंदर हूं। घर के कामकाज में धीरे धीरे मेरी दिलचस्पी बढ़ने लगी। मुझे खाना बनाना बहुत पसंद था, खासकर पनीर से बनी डिशेस। घर में इतना दूध और पनीर था कि मैं रोज नई नई चीजें बनाकर खाती थी। एक दिन मैंने मक्खन बनाने के लिए घर का दूध निकाला। उसी दिन एक ग्राहक मेरे ससुर को 5 किलो मक्खन का ऑर्डर देकर गया। मैंने सोचा कि इतनी बड़ी मात्रा में मक्खन से थोड़ा सा अपने लिए निकाल लूं। मैंने सास से कहा, बस 2-3 चम्मच मक्खन दे दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरी सास ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, यह ऑर्डर का मक्खन है और हमें ग्राहक का भरोसा बनाए रखना है। मैंने समझाने की कोशिश की कि थोड़ी सी मात्रा लेने से कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन वह अड़ी रहीं। मेरी सास ने कहा, हम कस्टमर के साथ मनमानी नहीं करते। मैं यह सुनकर हैरान थी। ऐसा लगा जैसे यह ताना मेरे लिए ही था। मैंने सोचा, सारे गलत काम तो यहाँ होते हैं और मुझ पर ही ये बातें क्यों की जा रही हैं। इस घर में लोग झूठ बोलते थे और बड़ों का सम्मान करना भी नहीं जानते थे। मैंने अपनी सास से फिर कहा कि मक्खन के बारे में ग्राहक को बता देंगे, लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे मक्खन नहीं लेने दिया। एक रात मैं और मेरे पति कमरे में थे। रात का समय था और हम आराम से बातें कर रहे थे। तभी अचानक चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। मैंने अपने पति से कहा, यह आवाज कहाँ से आ रही है, सुनो। पर उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। मुझे फिर से वही आवाज सुनाई दी। यह किसी औरत के चीखने की आवाज लग रही थी। मैंने कहा, यह आवाज हमारे घर से ही आ रही है। लेकिन मेरे पति बोले, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ कोई औरत नहीं है सिवाय माँ के। घर के सभी लोग सो रहे हैं, तुम बस परेशान हो रही हो। हालांकि मुझे हर रात ऐसी ही चीखें सुनाई देतीं। मैं बार बार अपने पति को बताती, लेकिन वह इसे मेरी गलतफहमी कहकर टाल देते। कुछ दिनों बाद एक रात उन्होंने टीवी पर एक हॉरर मूवी लगाई। हम दोनों कमरे का दरवाजा बंद करके मूवी देखने लगे। मूवी की कहानी डरावनी थी। इसमें रात को हीरो एक हैवान बन जाता और अपनी पत्नी पर जुल्म करता। मैं मूवी देखकर डर गई। मेरे पति ने मेरी ओर देखा और बोले, तुम इतना क्यों डर रही हो? मैंने कहा, देखो वह अपनी पत्नी के साथ कैसा बर्ताव कर रहा है, ये कितना भयानक है। मेरे पति ने मजाक में कहा, अगर मैं भी कभी ऐसा बन गया तो तुम क्या करोगी? मैंने हंसते हुए जवाब दिया, आप ऐसा कैसे हो सकते हैं? अगर आप कभी ऐसा बन गए तो मैं यहां से भाग जाऊंगी। फिर एक दिन मैंने अपनी सास से कहा, थोड़ा सा दूध है तो मुझे चाय बना लेने दीजिए।
मेरी बात सुनकर वह चौंक गईं और बोलीं, शाम के समय चाय? हमारे घर में तो सारा दूध दोपहर तक बिक जाता है। महंगाई इतनी है कि दूध का एक एक कतरा बचाना पड़ता है। मैं सोचने लगी, ये कैसी अजीब बात है। दूध वालों के घर में रहकर भी मुझे एक कप दूध नहीं मिल रहा। मेरे मायके में भले गरीबी थी, लेकिन वहां सुबह और शाम को चाय बनती थी। अब तो लगता है मुझे अपनी यह आदत छोड़नी पड़ेगी। मैं उदास होकर कमरे में चली गई। मेरे पति आए और बोले, तुम कुछ परेशान लग रही हो, क्या हुआ? मैंने कहा, यहां मुझे न तो चाय मिलती है न दूध। मायके में तो मैं रोज सुबह दूध पीती थी, अब तो लग रहा है मैं धीरे धीरे और कमजोर होती जा रही हूं। मेरे पति ने कहा, दूध क्यों नहीं मिलता? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा, आपके घर में दूध का इतना बड़ा कारोबार है, फिर भी मुझे एक बूंद दूध नहीं मिलता। अगर बाहर से दूध खरीदना है तो मैं पैसे दे दूंगी, बस थोड़ा सा दूध लाकर दे दीजिए। यह सुनकर मेरे पति बोले, नहीं तेगा हाओ, अगर माँ को पता चल गया तो वह नाराज होंगी। मैंने कहा, माँ को पता नहीं चलेगा, मैं चुपचाप चाय बना लूंगी। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बोले, जो काम मुमकिन नहीं है उसे करने की कोशिश भी मत करो, इससे घर में झगड़ा हो सकता है। मुझे बहुत गुस्सा और निराशा हुई। मुझे चाय पीने की आदत थी और बिना चाय के मुझे नींद नहीं आती थी। लेकिन यहाँ तो सिर्फ सुबह की एक कप चाय पर ही गुजारा करना पड़ता था। यहाँ तक कि जब मेहमान आते तो उन्हें भी शरबत बनाकर पिलाया जाता। सर्दियों के मौसम में भी इस घर में मेहमानों को शरबत बनाकर पिलाया गया। मैंने सोचा सर्दियों में तो लोग चाय या कॉफी पीते हैं, लेकिन यहाँ शरबत दिया जा रहा है। मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा था और मैं दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। इस घर में न तो पनीर था, न देसी घी और न ही मक्खन जैसी चीजें। इनका कारोबार दूध और उससे बने सामान का था, लेकिन घर के लोगों को इसका हिस्सा तक नहीं मिलता था। मायके में जब मैं रहती थी तो मक्खन बड़े शौक से खाती थी। मेरे पिताजी महंगा होने के बावजूद मेरी पसंद की चीजें जरूर लाते थे। मैं देसी घी के परांठे और दूध से बने व्यंजन बड़े चाव से खाती थी। शायद यही वजह थी कि मैं इतनी खूबसूरत और सेहतमंद थी। लेकिन यहाँ जब मैंने शिकायत की तो मेरे पति बोले, दूध और मक्खन से ही सेहत नहीं बनती। अगर तुम चाहो तो फल और खाना भी भरपेट खा सकती हो। जब तुम माँ बनोगी तब तुम्हें फलों और जूस की जरूरत पड़ेगी, इसलिए अभी से आदत बदल लो और चाय पीना छोड़ दो। उनकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जो घर में मिलता वही चुपचाप खा लेती। कुछ समय बाद मैं मायके गई। वहां जाकर मैंने अपनी माँ से कहा, मुझे बड़ी सी चाय बनाकर दो, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। मेरी माँ ने मेरी हालत देखकर पूछा, तुम्हें ससुराल में चाय नहीं मिलती और तुम इतनी कमजोर क्यों हो रही हो? क्या तुम्हें वहां खाना नहीं मिलता? तुम तो दूध वालों के घर गई हो, फिर भी दूध नहीं मिलता। मुझे समझ नहीं आया कि उन्हें क्या जवाब दूं। मैंने अपने भाई को पैसे दिए और कहा, 1 किलो मक्खन, आधा किलो देसी घी और आधा किलो दूध लाकर दो। मैं ये सब अपने कमरे के फ्रिज में छुपा दूंगी। मैंने तय किया कि ससुराल में रहकर भी अपनी सेहत पर ध्यान दूंगी। इतनी मेहनत और काम के बाद अगर मैं कमजोर हो गई तो भविष्य में बच्चे कैसे संभालूंगी? अगली सुबह अचानक घर में शोर मच गया। मेरी सास की तबीयत खराब हो गई थी। मेरे पति उन्हें बाइक पर बिठाकर अस्पताल ले गए। मैं दरवाजे पर खड़ी देखती रह गई। उन्होंने कहा, तुम पिताजी के साथ अस्पताल आ जाना। मैंने सोचा, ससुर जी अभी तक सो रहे हैं। मैं उनके कमरे में गई और उन्हें जगाने की कोशिश की। जब वह जागे तो मैंने बताया कि माँ अस्पताल गई हैं, लेकिन उन्होंने आराम से कहा, पहले मेरे लिए नाश्ता बना दो, फिर चलेंगे। मैं ये सोचकर हैरान थी कि उनकी पत्नी की तबीयत इतनी खराब है और इन्हें नाश्ते की पड़ी है। मैंने नाश्ता बनाया और उन्होंने चाय को दोबारा गर्म करवाकर पिया। इसके बाद वह आराम से मोबाइल और टीवी देखते रहे। 2 घंटे बाद मेरे पति और मेरी सास वापस आ गए। उनकी हालत ठीक थी। सिर पर चोट के कारण पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन उनकी गर्दन पर भी अजीब से निशान थे।
मैंने गौर किया कि सिर के चोट के निशान समझ में आते हैं, लेकिन गर्दन पर ऐसे निशान कैसे हो सकते हैं? जब मैंने पति से पूछा तो वह बोले, माँ बहुत लापरवाह हैं, ऐसा पहले भी हो चुका है। मुझे यह सुनकर विश्वास नहीं हुआ। जो औरत घर की हर चीज पर ध्यान रखती हो, वह लापरवाह कैसे हो सकती है? अगले दिन मैंने मायके से लाया सामान फ्रिज में ठीक से रख दिया, लेकिन जब मैंने देखा तो सारा दूध फ्रिज में बिखरा हुआ था। मक्खन और घी गायब थे। मुझे समझ नहीं आया कि यह सब किसने किया। मैंने अपनी सास को सुना। वह मेरे पति से कह रही थीं, तुम्हें पता है, मैं बहुत परेशान हूं। घर में जो हालात हैं, उनसे डर लगता है। ऐसा लगता है जैसे हम घर में ही आग लगाकर बैठे हैं। मेरी सास ने अचानक कहा, भैंसों को कहीं और भेज दो। मैं ये सुनकर हैरान रह गई। ये तो उनके परिवार का मुख्य कारोबार था और भैंसों से होने वाली आय उनके लिए बेहद जरूरी थी। मेरे पति ने भी मां से कहा, अगर भैंसों को हटा दिया गया तो हमारा बहुत नुकसान होगा। आप तो जानती हैं कि हमारी दुकान कितनी पुरानी है, ये हमारी पहचान है। मेरी सास ने जवाब दिया, तुम्हें बस फायदे और नुकसान की पड़ी है, लेकिन तुम्हारे पिता के कारण यह सब हो रहा है। यह कहते हुए उनकी नज़र मुझ पर पड़ी। मैंने देखा कि वह चुप हो गईं और वहां से चली गईं। कुछ देर बाद मेरे पति ने मुझसे कहा, क्या काम था? मैंने उन्हें सब्जी लाने को कहा और वह बाहर चले गए, लेकिन उनके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। मैं सोचने लगी कि मेरी सास को भैंसों से क्या समस्या हो सकती है, जबकि उनका ध्यान तो मेरे ससुर रखते थे। इधर मेरी सास इन दिनों डरी सहमी सी रहती थीं। उनके शरीर पर कई बार अजीब जख्म नजर आते थे। वहीं मेरे ससुर ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। वह भैंसों का काम भी नहीं देख रहे थे। मैंने उन्हें हमेशा सरल और अपने काम में व्यस्त देखा था, लेकिन अब मेरी सास बार बार कहती थीं कि घर में सारी मुसीबतें मेरे ससुर की वजह से आ रही हैं। एक दिन मैं छत पर कपड़े फैलाने गई। वहां पड़ोस वाली छत पर एक औरत मिली। उसने मुझे पहचान लिया और कहा, तुम तो उनकी बहू हो, तुम्हारी जिंदगी कैसी गुजर रही है? मैंने जवाब दिया, मेरी जिंदगी ठीक है, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? वह बोली, मैं तुम्हारी सास की सहेली हूं, लेकिन मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती। ये सुनकर मैंने पूछा, ऐसा क्यों? अगर आप उनकी सहेली हैं तो हमारे घर क्यों नहीं आती? वह बोली, तुमने देखा होगा, तुम्हारे घर में न तो कोई रिश्तेदार आता है, न मोहल्ले की कोई औरत। तुम्हारे घर में कुछ अजीब बात है। मैंने कहा, क्या मतलब? आप साफ साफ क्यों नहीं बताती? वह बोली, तुम्हारे ससुर से दूर रहना, उन पर किसी आत्मा का साया है, लेकिन यह सब तुम्हारी सास की वजह से हुआ है। मैंने उसे और जानकारी देने को कहा, लेकिन वह बोली, मैं यहां से कुछ नहीं कह सकती, लेकिन अगर तुम सच जानना चाहती हो तो अपने ससुर की दुकान से थोड़ा दूध लाओ और उसे ऐसी जगह रखो जहां सभी देख सकें, फिर तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। मैं यह सब सुनकर हैरान रह गई। उसने मुझे चेतावनी दी कि किसी को यह बात न बताऊं। जब मैं नीचे आई तो मेरी सास ने मुझे टोका, छत पर इतनी देर क्यों लगा दी? मैंने बहाना बनाया, बस ठंडी हवा खाने बैठ गई थी। उस दिन मेरी सास देसी घी का ऑर्डर पूरा करने में व्यस्त थी। मैंने यह सोचकर मौका पाया और अपने ससुर की दुकान से एक गिलास दूध चुपके से भरकर लाया। मैंने उसे ऐसी जगह रख दिया जहां मेरी सास न देख पाए, लेकिन बाकी लोगों को नजर आ सके। रात में मेरे पति ने कहा कि वह अपने दोस्त की शादी के कारण आज घर नहीं आएंगे और सुबह लौटेंगे। मैं अपने कमरे में सोने चली गई। रात के सन्नाटे में अचानक एक तेज चीख सुनाई दी। वह आवाज मेरी सास के कमरे से आ रही थी। मैं डरते डरते आवाज का पीछा करते हुए उनके कमरे की ओर बढ़ी, क्योंकि आवाज मेरी सास के कमरे के अंदर से ही आ रही थी। मैं डरते डरते आगे बढ़ी और कान लगाकर सुनने की कोशिश की। अंदर से मेरी सास की रोने और मदद मांगने की आवाजें आ रही थीं। वह किसी से अपनी जान की भीख मांग रही थी। मैं भी घबरा गई। सोचा, कहीं कोई चोर डकैत तो नहीं आ गया? मगर मेन दरवाजे का ताला ज्यों का त्यों लगा हुआ था।
जिसकी चाबी मेरे पास थी। ये सब बहुत अजीब था। कमरे के अंदर सिर्फ मेरी सास और ससुर थे। तभी अंदर से फिर अजीब आवाजें आने लगीं। मेरी सास मदद के लिए चिल्ला रही थी। डर के बावजूद मैंने किचन से चाकू उठाया और जैसे ही दरवाज़ा खोला, मेरी रूह कांप गई। मेरे ससुर की शक्ल पूरी तरह बदल चुकी थी। उनका चेहरा किसी हैवान जैसा दिख रहा था। वह जोर जोर से हाँफ रहे थे और मुझे इस तरह देख रहे थे जैसे मुझे मार देंगे। मेरी सास ने डरते हुए मुझसे कहा, "यहां से भाग जाओ, जल्दी!" डर के मारे मैं अपने कमरे में भाग गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। ये सब देखकर मुझे अपने पति की वह बात याद आ गई जब उन्होंने किसी फिल्म के बारे में बताया था जहां एक आदमी पर आत्मा का साया था। मैंने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस आई और मेरे ससुर को ले गई। जैसे ही उन्हें आज़ाद किया गया, वह बेहोश हो गए। पुलिस ने बयान लिए। तब तक मेरे पति भी घर आ गए, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा, "तुम्हें पुलिस को नहीं बुलाना चाहिए था। यह मामला पहले भी कई बार हो चुका है। अब हमारी जान को खतरा हो सकता है।" मुझे समझ नहीं आया। जब मैंने जोर दिया तो मेरे पति और सास ने मुझे वह सच्चाई बताई जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि इस घर में पहले एक दूध वाले की हत्या हुई थी। उसकी आत्मा इस घर में भटक रही थी और किसी वजह से उसने मेरे ससुर के शरीर को अपना वास बना लिया था। उस आत्मा ने मेरे ससुर को दूध बेचने के काम में डाल दिया। दिन में मेरे ससुर सामान्य रहते, लेकिन रात होते ही वह किसी हैवान में बदल जाते थे। हर रात वह मेरी सास पर अत्याचार करते। मेरी सास सब कुछ सहती, क्योंकि वह जानती थी कि आत्मा किसी और की है, लेकिन शरीर उनके पति का। इस वजह से मोहल्ले में हमारे घर से लोग दूर रहते थे। मैंने कहा, इसका कोई समाधान होना चाहिए। आत्मा को मुक्ति दिलाई जा सकती है। मेरे पति ने कहा, "यह कैसे संभव है?" तब मैंने उन्हें एक जाने माने पंडित जी के बारे में बताया, जो आत्मा से जुड़े मामलों को सुलझाते थे। मैंने अपने पापा से उनका नंबर लिया। मेरे ससुर को पुलिस से छुड़वाकर घर लाया गया और कमरे में बंद कर दिया। पंडित जी हमारे घर आए। उन्होंने हवन किया और आत्मा को शांत करने के लिए प्रार्थनाएं की। कुछ घंटों बाद वह आत्मा मेरे ससुर के शरीर को छोड़कर चली गई। पंडित जी ने बताया कि आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है। इसके बाद मेरे ससुर पूरी तरह ठीक हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी पर हाथ उठाना बंद कर दिया। अब वह अपनी दूध की दुकान खुद संभालते हैं। परिवार में सब कुछ सामान्य हो गया। मेरे सास ससुर और पति ने मुझे धन्यवाद दिया। आज हम सब एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। मैं बस भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उस आत्मा को सुकून और शांति मिले। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।